बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है कल वाली वीडियो की और हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को। जब भी बिजनेस प्लान बनाया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी भी मैनेजर, प्रोक्योरमेंट हेड या प्रोक्योरमेंट में काम करने वालों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 क्लोज एंडेड प्रॉब्लम होती हैं, नंबर 2 ओपन एंडेड प्रॉब्लम होती हैं। क्लोज एंडेड प्रॉब्लम वो होती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं, जो अचानक आ जाए। ऐसी प्रॉब्लम जो आपको सडनली फेस होनी शुरू हो जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं किसी सप्लायर से, मंथली ले रहे हैं और अचानक किसी माह में उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो ये क्लोज एंडेड प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी प्राइस इस माह में बढ़ जाएगी। तो जब कोई भी सडनली प्रॉब्लम आती है तो उसको क्लोज एंडेड प्रॉब्लम कहते हैं। और जो ओपन एंडेड प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम होती हैं जो आपकी स्पीड को स्लो कर दें, जो काम हो रहा है उसको स्लो कर दें, जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें कोई रुकावट डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम का प्रेशर ज़्यादा है, लोग काम में काम ज़्यादा हो चुका है और प्रोक्योरमेंट हेड कहता है मैनेजमेंट से कि जी हमें 2 बंदे और दें ताकि हम काम को ज़्यादा बेहतर और स्पीड अप कर सकें। और मैनेजमेंट रिलक्टेंट है कि नहीं, अभी हम बंदे और नहीं दे सकते, आप ऐसे ही काम चलाएं। तो ये ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, यानी काम चल रहा है आपका लेकिन रुकावट के साथ चल रहा है, ब्लॉकेज के साथ चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो अगर वो उस ब्लॉकेज को आप खोल देंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, 2 बंदे और आपके आ जाते हैं, तो अब जो काम है वो स्पीड अप हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। तो 2 प्रॉब्लम 2 टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। अब जो क्लोज एंडेड प्रॉब्लम होती है इसके लिए करेक्शन की जाती है, इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। आप जब परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप क्लोज एंडेड प्रॉब्लम को बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है वो रुके ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब आप क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं तो क्लोज एंडेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं या आने से पहले उसका कोई सलूशन निकाल के रख सकते हैं। और ओपन एंडेड प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप फिर मैनेजमेंट को, इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब भी आप कोई ओपन एंडेड प्रॉब्लम बताएंगे तो बजट का मसला आ जाता है। तो ये टाइम के साथ साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ होने से आप ओपन एंडेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से जो कि जी ये प्रॉब्लम है और ये इसका हल है, ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आए और आप फ़ौरन उसका एक हल निकाल के रख दें कि जी ये प्रॉब्लम है और ये हल है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 तो इसके लिए रूट काज एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और रूट काज एनालिसिस क्या होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, इसके लिए मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर अपनी कुछ पुरानी वीडियोज़ ऐड करूँगा जो कि रूट काज एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए हैं और ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फोल्डर में पड़ी हुई हैं। लेकिन बुक में जो अदर सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि प्रॉब्लम को ढूंढा कैसे जा सकता है। 2 तरह से प्रॉब्लम आ सकती हैं, या तो प्रॉब्लम सडनली आ जाएगी, सडनली आएगी तो आप उसका कुछ हल निकालेंगे। और अगर प्रॉब्लम, दूसरा तरीका ये कि प्रॉब्लम जो एक्सपेक्टेड होती हैं उसके लिए आप रिस्क मिटिगेशन करें, आप उसका रिस्क एनालिसिस करें और उसको प्रॉब्लम को आने ही ना दें। जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती हैं उनको आप पहले से क्लोज मॉनिटरिंग, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए उसके लिए कुछ हल निकालें कि ये प्रॉब्लम जो पॉसिबल हो सकती है वो हो ना। प्रॉब्लम को
इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक तो ये 5 वाई का तरीका है कि आप वाई को 5 दफ़ा या 5 से ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़े तो करें तो आपको उसका हल मिल जाता है। जैसे कि एक वैसे मैं इसको आगे वीडियो इसके लिए लगाऊंगा तो बेहतर आप उसी में सुन लीजिएगा ताकि यहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई है और आपने फ़ौरन उसका हल निकाल दिया कि जी ये प्रॉब्लम है तो ये उसका हल है, तो ये एक रॉन्ग वे है। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं होती। सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, यानी कि आप उसको जब भी डॉक्यूमेंट करेंगे प्रॉब्लम को तो आप लिखेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये उसकी डेफिनेशन है, कोई वेयर अबाउट उसका बताएंगे, तो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 2, प्रॉब्लम के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी दफ़ा आ रही है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आप प्रॉब्लम की डाटा कलेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि डाटा जितना मैक्सिमम और एक्यूरेट डाटा होगा उतना ही आप प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने से आपको उसके लिए कोई वे आउट मिलेगा कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। एनालिसिस के बाद उसको आप इनसाइट करेंगे, उसके लिए गौर व फिक्र करेंगे, उसको डीपली कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पेरेंटली नज़र आ रही होती हैं लेकिन उनके पीछे कुछ और हो रहा होता है, तो उनके पीछे जो डीपली जब आप इनसाइट करेंगे, डीपली उसको थिंक ओवर करेंगे तो आपको उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप हाइपोथेसिस करेंगे उसके लिए कुछ मफरूज़ा बनाएंगे कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो हम इसको इस तरह से करें तो क्या हो सकता है, तो कुछ उसके लिए फ़र्ज़ी सॉल्यूशंस निकाल के रखेंगे कि इसका ये हल भी हो सकता है, ये हल भी हो सकता है, ये हल भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस के बाद फिर उन हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करते हुए उनका टेस्ट होगा कि आपने पहले एक मफरूज़े को इम्प्लीमेंट करके देखा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल फिट हो रहा है, तो आप उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पे जिसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा उस सॉल्यूशन को आप फाइनल सॉल्यूशन में डाल देंगे कि जी ये जो प्रॉब्लम आई थी उसका ये हल है। तो इस तरह से आप 5 वाई के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आप प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन के उसके लिए आप प्रॉब्लम की डेफिनेशन पे जाएं, डॉक्यूमेंटेड करें, डाटा कलेक्शन करें, एनालिसिस करें, इनसाइट पे जाएं, हाइपोथेसिस करें, टेस्ट करें और उसके बाद उसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकालें। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं और कुछ तरीके मैं आगे इस वीडियो में ऐड करूँगा। तो डायरेक्टली अगर प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के मतलब है। आप नेक्स्ट जो मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ उसको इसमें देख लें, उससे बेहतर समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और इसके बाद हम फिर चलेंगे बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट कॉज एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है, तो आज हम देखेंगे कि रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस को 5 डिफरेंट तरीक़ों से आप उसका रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, यानी ये 5 डिफरेंट टेक्निक अवेलेबल है मार्केट में, बुक्स में अवेलेबल हैं और डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट करके इनसे रिज़ल्ट हासिल किया है। फर्स्ट टेक्निक है 5 वाई टेक्निक, सेकंड परेटो चार्ट है, थर्ड जो है फिश बोन डायग्राम है, फोर्थ स्कैटर डायग्राम है, 5 जो है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है। अब ये 5 डिफरेंट टेक्निक को हम एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या।
तो फर्स्ट टेक्निक जो है ये 5Y या इसको YY भी कहते हैं। 5Y इसका कॉमनली यूज नाम है, ये टोटा कॉर्पोरेशन ने अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट की थी और ये कोई 70-80 साल पहले की बात है और उस वक्त से ये सक्सेसफुली मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंपनियों में इसको जो रूट कॉज एनालिसिस है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 5Y से मुराद है कि आपने 5 दफ़ा Y को रिपीट करना है, यानी जो भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए आपको 5 दफ़ा जब आप Y रिपीट करेंगे उस बंदे से जो उस प्रॉब्लम के पास अवेलेबल है या जो इंचार्ज है उस एरिया का, तो आपको उस Y का जो प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाएगा। तो हमने चूँकि पीछे 3 स्टोरी एग्जाम्पल के तौर पे दी थी कि एक बंदा ऑफिस लेट आया तो उसकी रीज़न रूट काज एनालिसिस हुआ, फिर एक बंदा के बाजू में दर्द था उसका रूट काज एनालिसिस हुआ, और तीसरी थी कि एक बंदा फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया और उसका रूट काज एनालिसिस था। ये सारी पीछे वीडियो अवेलेबल है, अगर कोई न्यू कमर है तो वो उनको देख सकता है। तो हम इनमें जो थर्ड स्टोरी थी कि बंदा फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया, उसको YY के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, क्योंकि ये सबसे सूटेबल एग्जांपल है, क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है। तो हम इसको देखते हैं कि एक बंदा जा रहा था प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर और स्लिप हो गया, गिर गया, उसको चोट लगी। तो बहरहाल उसको लोगों ने उठाया, बचाया और प्रोडक्शन जो उस एरिया का इंचार्ज था उससे पूछा कि ये क्यों गिरा है। तो उसने कहा यानी वाई दिस हैपेंड, तो फर्स्ट वाई यूज़ हुआ। तो उसने कहा जी कि फर्श के ऊपर ऑयल था जिसकी वजह से ये स्लिप हो गया। तो अब वाई ऑयल इज़ अवेलेबल हेयर, तो अब सेकंड वाई यूज़ हुआ कि ये ऑयल क्यों था यहाँ पर। तो उसने जवाब दिया कि जो नियरेस्ट मशीन थी वहाँ फ्लोर के ऊपर, तो ये ऑयल उसमें से ट्रिप हो रहा है। तो वाई दिस ऑयल इज़ ट्रिपिंग, ये थर्ड वाई है कि क्यों गिर रहा है, अगर मशीन में से ऑयल गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। तो अब वो जवाब देगा कि सील वाज ब्रोकन, कि इसकी मशीन की सील जो है वो फट चुकी है या वो ख़त्म हो गई है। तो ये फोर्थ वाई था। तो वाई सील वाज ब्रोकन, क्यों सील ब्रोकन हुई, क्यों फटी है। तो अब वो जवाब देगा कि इट वाज नॉट चेंज्ड इन टाइम या ऑन टाइम। तो अब अगर ऑन टाइम चेंज नहीं हुई तो उस वजह से वो फट गई, या उसकी लाइफ जो गुजर चुकी थी जिस लाइफ के ऊपर उसको चेंज होना चाहिए था तो वो फट गई। तो अब ये 5 वाई में हमें फाइनल जो आंसर था उस क्वेश्चन का कि जो बंदा गिरा है वो इस वजह से गिरा कि मशीन की जो ऑयल सील थी वो टाइमली चेंज ना हो सकी, जिसकी वजह से मशीन से ऑयल ट्रिप होता रहा, वो ऑयल फ्लोर के ऊपर आया और जो भी बंदा गुजरा था उसको उसने चोट लगा दी। तो अब 5 वाई में कि ये गिरा क्यों वाई, फिर ये ऑयल कहाँ से है उसका वाई, फिर वो जो सील है क्यों फटी उसका वाई। तो इस तरह से 4-5 वाई में 5 वाई में हमें आंसर मिल गया। ऐसे ही आप इसको किसी भी एग्जांपल पे, किसी भी फॉल्ट पे, एरर के ऊपर 5 दफ़ा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसके पीछे जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम की वजह होगी उस तक पहुंच जाएंगे 5 वाई में। लेकिन लाजमी नहीं कि ये 5 वाई आप 5 टाइम ही आप इसको करें तो फिर पहुंचे। हो सकता है कि आप 4 टाइम में इसको फाइंड आउट कर लें, 6 में कर लें, 7 में कर लें। तो 5 इसको जो प्रोबेबली जो ज़्यादा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है वो 5 में हो जाता है। लेकिन 4, 6, 7 भी अगर करना पड़े तो आप उसको कर सकते हैं। इसलिए इसको YY एनालिसिस भी कहते हैं और 5Y भी कहते हैं। और मतलब आप कुछ भी दोनों में से कुछ कह सकते हैं, मतलब 5Y से फिक्स नहीं है लेकिन 5Y में जवाब आ जाता है। तो अब जब भी आपने रूट कॉज एनालिसिस करना है तो आपने 5 टाइम YY उसको 5 क्वेश्चन रिपीट करने हैं वाई के। तो जब आप 5 दफ़ा वाई क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जैसे एग्जांपल मैंने रिपीट की। तो नेक्स्ट जो है प्रीटो चार्ट है, फिश बोन डायग्राम है, स्कैटर्ड, ये भी सिमिलर उसको रूट कॉज एनालिसिस को करने के लिए डिफरेंट टेक्निक है, इनको मैं आगे डिस्कस करूँगा।
तो लेकिन यहाँ पर एक बात समझ लें कि ये जो टेक्निक्स हैं ये रूट काज को एनालिसिस करती हैं। और रूट काज एनालिसिस किस लिए होता है? रूट काज एनालिसिस किसी प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट होने से रोकने के लिए होता है। और प्रॉब्लम को हमने क्यों रोकना है? क्योंकि हमने प्रोडक्शन को क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम के ऊपर अचीव करनी है। और ये जो टॉपिक है कि हमने प्रोडक्शन को टाइमली और क्वालिटी क्यों अचीव करनी है, ये सप्लाई चेन से रिलेटेड। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम सप्लाई चेन को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो ऊपर अम्ब्रेला है वो सप्लाई चेन है। तो सप्लाई चेन का जो पर्पस है, जो ओवरऑल हम सप्लाई चेन का मीनिंग समझते हैं, वो ये है कि हमने लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम टाइम में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को हासिल करना है, या प्रोड्यूस करना है, या मैन्युफैक्चर करना है। तो जब हमारा मकसद एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कम खर्चे के ऊपर कम टाइम में करनी है, तो अगर इस तरह के एरर आते रहें, कुछ प्रॉब्लम्स आते रहें जो रिपीट होंगे, तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन डिले में चली जाएगी, या प्रोडक्शन की क्वालिटी ख़राब होगी, या कुछ भी और हो सकता है। तो वो जो हमारा पर्पस था सप्लाई चेन का बेसिक, कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम टाइम में और मिनिमम प्राइस के अंदर रहते हुए कम खर्चा करके लेनी है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें एरर फ्री प्रोडक्शन चाहिए, एरर फ्री वर्किंग चाहिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एरर ना हो। और अगर एरर होता है तो फिर हम उसका रूट काज एनालिसिस करें और उस प्रॉब्लम का जो हल है वो ढूंढ के उसको डॉक्यूमेंट कर दें, उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दें, उसकी कोई चार्ट बना के वहाँ पे फिक्स कर दें कि भाई इस मशीन का जो जितने पार्ट्स हैं वो इस टाइम पे चेंज होंगे, ये उनकी डेट्स है, उस प्रॉपर टाइम पे उसकी सर्विस हो, उसका ऑयल वगैरह चेंज हो, उसके पार्ट्स चेंज हो। तो जब ये सारा कुछ होगा तो मशीन एक अच्छी गुड क्वालिटी की क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहेगी और टाइमली करती रहेगी। इससे एक्सपेंस कम होंगे और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जितनी भी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं, केस स्टडीज़ हैं, सब के पीछे एक ही पर्पज़ है कि हमने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ प्रोड्यूस करनी है, ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो नेक्स्ट हम जो सेकंड टेक्निक है, इसको रूट कॉज एनालिसिस को, इसको डिस्कस करेंगे और फिर बाकी चीज़ें भी देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।